inside cytoplasm, inside cytoplasm ये वाला साइकिल जो है प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसिक साइकिल प्रेजेंट, यानी कि आपका साइटोप्लाज्म के अंदर में एक साइकिल है, वो पाया जाता है, चलाने वाला साइकिल नहीं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को साइकिल बोलते हैं, ठीक है। वो साइकिल प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम है, ग्लाइकोसिक साइकिल। और एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी। किसी को स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। ये ULLUM, ये कहाँ, और ये GLYCOSIX डालिए। अच्छा, ये दोनों चीज किसके अंदर पाया जाता है? हाँ, यस, साइटोप्लाज्म के अंदर, वो जो फ्लूइड है ना। हाँ, देखिए, आप जो नहीं आए थे उनको वो समझ लीजिए, ये पूरा सेल होता है और सेल के आगे सेल वॉल रहता है। हाँ, प्लांट सेल का ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये रहेगा ऐसे करके न्यूक्लियस, क्लियर है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड रहता है और पूरे इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर भी लिक्विड रहता है, क्लियर है। इसके अंदर भी क्या रहता है, लिक्विड रहता है। इन दोनों लिक्विड को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों लिक्विड को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जो लिक्विड न्यूक्लियस के बाहर है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, क्लियर है। और दोनों को अगर पूछा जाए क्या बोलते हैं एक साथ, तो क्लियर है बात, समझ में आया। चलिए लिखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिख लिए हैं। अगर सिर्फ मसल रहता, सिर्फ मसल है और हड्डी नहीं रहता, तो ये मसल कैसे, देखो ऐसे करके बेंट कर जाता है ना। हाँ, तो हमारा पूरा मतलब कोई ऐसे धक्का मारता तो पूरा ऐसे हो जाते, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता, अब हड्डी है तो टूटता है, ठीक है, लेकिन बचाता भी है। हम खड़े हैं, जैसे कि अगर हम ऐसे अगर चाहें तो हम ऐसे खड़ा रह पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मसल रहता तो ये आगे की ओर बेंट होकर निकल जाता। तो इसका क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट एक देना, ठीक है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देना और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना कि भैया, हाँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या, कि हैंड ऐसा दिखेगा, फेस का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, नोज का हड्डी ऐसा गया है तो इस तरीके से वही स्ट्रक्चर दे रहा है ना। उसके ऊपर जैसे कि गाड़ी तो बन गया, अब गाड़ी बन गया तो गाड़ी के ऊपर तुम फाइबर बैठाते हो ना, या बोनट बैठाते हो ना, पहले तो उसका चेसिस बनता है, देखे हो, पहले चेसिस बनता है, फिर या ऐसे समझो गाड़ी का सब कुछ बन गया, सीट तो ऊपर से लगाते हो ना, फिर एक और डिजाइन आता है ना, लेकिन अंदर का जो उसको सीट को पकड़े हुए है, जिसपे तुम्हारा गाड़ी का सारा फाइबर अटका हुआ है, वो बॉडी कौन सा है, वही तो हड्डी है मेन उसका। हाँ, तो वही स्ट्रक्चर जो हम लोग को प्रोवाइड करे हम लोग के बॉडी को, वही बोन है, ठीक है। अब जो बोन जैसा होगा उसके ऊपर वैसा मसल है, और उस डिजाइन का मसल है उसको कवर करने के लिए। नाक ऐसा है तो नाक के ऊपर ऐसा मसल लगा तो नाक ऐसा दिखता है, क्लियर है बात। तो जो सेल का हड्डी होता है, डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, विच इज नोन एज द स्केलेटन ऑफ सेल, किसको बोलते हैं पता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट इज नोन एज द स्केलेटन ऑफ सेल। इसका फंक्शन आप लोग को पता चल गया। अब रहा बात पूरा सेल का रेस्पिरेशन सिस्टम का। जैसे हमारे पूरे बॉडी में सांस कौन देखता है, मतलब सांस हम लोग कहाँ से लेते हैं, कहाँ पे हम लोग को रेस्पिरेशन होता है, लंग्स में, वैसी सेल का लंग्स है ये, ठीक है। अब प्लांट सेल का बता रहे हैं। अब इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और ब्रैकेट में लिखे हैं एनर्जी। एक बात आपको बता देते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तभी एनर्जी एक अलग तरीके का प्रोड्यूस होता है बॉडी में। खाना तो दे ही रहा है एनर्जी, वो कंटिन्यूस एनर्जी दे रहा है, लेकिन ये वाला जो एनर्जी है ना, ये थोड़ा सा एडअप कर देता है। कैसे एडअप कर देता है, ऐसे समझो, मान लो तुमको कुछ भारी उठाना है, ठीक है, या कुछ बहुत हेवी चीज ढकेलना है या खींचना है या उठाना है, तो तुम उसको उठाने से पहले एक बार कस के हवा भरते करते हो, और जब काम करते हो तब तुम सांस ना, या तो तुम सांस नहीं ले पाते हो, है कि नहीं,
तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, तुम जो सांस एक बार खींच लेते हो, वही तो ये एनर्जी जनरेट करता है। यानी कि सांस लेने से क्या जनरेट हो रहा है? एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है पेशेंट्स को, या ऐसी नॉर्मल योगा में, आयुर्वेदा में, कि भैया जब आपको थोड़ा सा घबराहट फील हो, ये हो, तो जोर जोर से अनुलोम विलोम कीजिए, सांस लीजिए। उससे क्या होगा? आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करके देगा? और आप एनर्जेटिक फील करोगे। और एनर्जेटिक फील करोगे तो आपके माइंड में भी थॉट्स कैसे आने लगेंगे? अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ये वजह है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के कभी किसी का बात मत मानो, समझो साइंस क्या कह रहा है। कुछ चीजों में साइंस नहीं चलता है, तो कुछ चीजों में धर्म और साइंस का कॉम्बिनेशन। ऐसे बेवकूफ भी नहीं बनना है कि सिर्फ धर्म 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 धर्म, ठीक है। दोनों को कंबाइन करो, वो लीथल है। जैसे तुमको अगर फॉर एग्जाम्पल बताए कि अगर जंगल का राजा अगर बल से डिसाइड होता तो हाथी होता है, शेर नहीं होता, ठीक है। एक हाथी आराम से कुचल सकता है, लेकिन शेर के पास क्या है? बुद्धि भी है बल के साथ साथ। वो लोग झुंड में शिकार करता है, और ये कहावत है कि कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर भी चार के साथ शिकार करता है भाई। उसका जो परिवार रहता है ना, हाँ, मिल के करते हैं चार, हाँ, लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार के साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि उन्हीं उन्हीं पूरे उनको खाना है, उनको मार के, ठीक है। तो उनके पास बुद्धि होता है। कोई दो अटैक करता है और दो पीछे से अटैक करता है, तो बुद्धि भी लगाते हैं और बल तो है ही उनके पास, इसीलिए वो जंगल के राजा है, वरना तो हाथी रहता, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा चीज होता है। चलिए, समझ में आया ये? माइटोकॉन्ड्रिया पहले लिख लीजिए, फिर हम समझाएंगे क्या है इसका मतलब और क्या है ये। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डिस्कवर बाय, ओ जल्दी आ गया तुम। ओ, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन एंड एल्बर्ट वॉन कोलिकर, ठीक है। इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का निक नेम यानी कि उसको बोलते क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर बोले तो एनर्जी। अब इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जैसे फोन वोन पे सुने होंगे ना, किसी के पापा अगर बिल्डर है या कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, ठेकेदार है, काम करवाते हैं, तो बोलते हैं ना, कहाँ पे? अरे वो तो साइट पे रखा हुआ है। साइट किसको बोलते हैं? जहाँ पे काम चल रहा है। तो साइट का ये मतलब है कि ये वो साइट है, ये वो जगह है जहाँ पे सेल जो है क्या करता है? रेस्पिरेशन, सांस लेता है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब सेल रेस्पिरेशन करेगा तो लास्ट में कौन सा एनर्जी निकाल के देगा? एनर्जी। अब एनर्जी जो देगा किस फॉर्म में देगा? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि एक लाइन जोड़ दीजिएगा, इट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा? लिखा हुआ है, ये तो लग रहा नाम है पहला बार सुना है तुम। यानी कि जो हम लोग का एनर्जी मिलता है ये केमिकल होता है, और इस केमिकल का नाम है, उस केमिकल का क्या नाम रखा गया है? एटीपी। यही एनर्जी है। एनर्जी जो हमें मिला ना, जैसे तुम ग्लूकोन डी पिए तो तुम्हें एनर्जी मिला तो तुम क्या बोले? ग्लूकोन डी पीना है। तो समझो इससे जो एनर्जी मिल रहा है, इससे कौन सा एनर्जी मिल रहा है? इसका नाम है, क्या है? एटीपी। अब एटीपी का क्या है? लिखो, ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली अगर तुमको बोले तो 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। क्या है? अगर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है तो मोनोफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है तो ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब इधर ध्यान से समझना क्या लिखवाया है। इसको स्टेटमेंट में लिखवा सकते थे, लेकिन मेरा मकसद लिखवाना नहीं है, वो बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, वो तुम रट्टा मार ही लोगे। मेरा मकसद रहता है समझाना, हम डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं। इनसाइड साइटोप्लाज्म, अब वापस साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर में 2 चीज ऑलरेडी पाया गया था। क्या क्या था? अभी जस्ट इसके पहले लिखा है, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसिस साइकिल। अब ये भी नोट कर लीजिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म खुद एक लिक्विड था, यानी कि उस लिक्विड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और लिक्विड होता है, उसका नाम होता है मैट्रिक्स फ्लूइड, जो जरूरी नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। अच्छा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा साइकिल होता है? बात समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं होगा, अब ये याद करने में इजी होगा चार्ट से कि साइटोप्लाज्म के अंदर भैया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भैया क्रेब्स साइकिल। क्लियर है? आपसे पूछा क्रेब्स साइकिल किसके अंदर पूछना है तो इसके ऊपर वाला चल जाएगा।
पूछा माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, तो इसके ऊपर चल जाइएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी को डेफिनेशन में हम लिखा सकते थे कि इनसाइड साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड एंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज क्रेब्स साइकिल एंड अ मैट्रिक्स फ्लूइड, राइट। यही डेफिनेशन निकलेगा ना। क्लियर है। वो अंग्रेजी है, उस पर नहीं जाना है, ये टेक्निकल चीज है, यहां समझना है। तो समझ गए ना, और भाषा अच्छे से आता है ना तो लिख लोगे। हम तुम लोग को शुरू से यही कहे हैं कि तुम लोग का जो है कमजोर है अंग्रेजी, और तुम लोग पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम में, पढ़ते हो ना जी, तो वहां पे तुम लोग समझ नहीं पाते हो, बस कुछ चीज नहीं समझ में आता तो रट्टा मारते हो तुरंत। देखो पता है 10th 12th तक तो ऐसा होता है ना कि कुछ वर्ड्स जो है, कुछ क्या मैक्सिमम वर्ड्स जो है कॉमन होते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। एक बार जान लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा समझने में, और उसको अपना भाषा में एक अपना डेफिनेशन बनाया करो कि भूल गए या लंबे समय तक याद करने के लिए एक अपना डेफिनेशन साइड में लिख लिया करो, जिस भाषा में तुम कंफर्टेबल हो। वो हिंदी भी हो सकता है या फिर इंग्लिश में हो सकता है, इंग्लिश में सिंपल भाषा का इस्तेमाल करो ना, बस याद हो जाएगा। चलो, ये जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना प्रोकैरियोटिक होता है, और वो किसके अंदर है? सेल के अंदर। और सेल क्या है हमारा? प्रो या यू? यू। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ प्रोकैरियोटिक इन नेचर इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सब कुछ यूकैरियोटिक जैसा होना चाहिए ना, लेकिन एकमात्र ऐसा चीज है जो प्रोकैरियोटिक की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे भी बना के दे सकता है, ठीक है। हु इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक इनसाइड अ यूकैरियोटिक? क्लियर है? तो एक ही है प्रोकैरियोटिक, कौन है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है बात? चल अब आगे बढ़ते हैं, अब करीब पहुंच रहे हैं लक्ष्य के। वो हम ना लास्ट में आपका एक शॉर्ट फॉर्म बता देंगे सबका, वो एक चार्ट बना लीजिएगा, इजी होता है। चलिए, न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया था जी? रॉबर्ट भूरा। भूरा? ब्राउन का? अरे ब्राउन का क्या होता है हिंदी यार, तुम बताओ। गलत बोल रहे हैं, भूरा ही है ना ये, तो था ना लगान में भूरा, गूंगा नहीं था देखा है लगान? हाँ, तो उसमें एक भूरा था वही भूरा है। यही ये इसी के साथ खेला था, इसी को हराया था उसमें मैच में चलो, न्यूक्लियस जो है कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब इसको याद करने का क्या टेक्निक है? न्यूक्लियस यहाँ पे डिस लिख दिया करो और ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया करो, और स्टेटमेंट में लिख लिया करो, याद हो जाएगा। स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट तुमको इंग्लिश बनाना चाहिए था, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन हमको याद करना होगा तो हम क्या याद करेंगे? इंपॉर्टेंट यहाँ न्यूक्लियस था और यहाँ रॉबर्ट ब्राउन था, और बीच में एक डिस्कवर। उसके बाद जो इंग्लिश में यूज होता है ना, इज, एम, आर, द, बिकॉज ऑफ, ये सब एडजेक्टिव है, ये सबको हटा के पढ़ा करो। ये सब फालतू चीज, ये सब खाली लोड बढ़ाएगा। जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इतना बड़ा बड़ा चीज हो जाता है, हो जाता है, सब थोड़ी याद करके जाता है कोई। पागल है, उतना याद करेगा तो पागल हो जाएगा इंसान, कितना चीज याद करोगे। इसीलिए चीजों को छोटा करके समझने की कोशिश करो और भाषा स्ट्रांग करो। बोलना, पढ़ना और लिखना, सेंटेंस बनाना अच्छे से आना चाहिए, तब तुम्हारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में 3-4 महीना काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा ये काम, लेकिन जब ये एक बार हो जाएगा ना तो ये परमानेंट समय के लिए ठीक हो जाएगा, तुमको बोलने भी आ जाएगा। ये क्या है जी? ये क्या है जी? कंफर्म है? हमको तो नहीं लग रहा। इसके ये न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या है? फ्लूइड है और इसी के अंदर है। क्लियर? अच्छा, ये न्यूक्लियस है भैया, ये भी है, ये मत सोच लेना कि एक ही है, ठीक है। दोनों मतलब जो आउटसाइड है किडनी की तरह, वो क्या है? न्यूक्लियस। उसके अंदर में जो लिक्विड है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे समझिएगा, जगह नहीं बच रहा उधर। हाइट का इशू हो जाता है ना, दीप सर छोटे हैं।
न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ रहे हैं? अब इसी चीज को समझाने के लिए हम आपको ये एक चार्ट बना के देख लिए, किसके अंदर क्या, किसके अंदर क्या। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज होता है, एक होता है न्यूक्लियोलस और एक होता है क्रोमाटिन। न्यूक्लियोलस कैरी करता है अपने साथ आरएनए का इंफॉर्मेशन और प्रोटीन, और क्रोमाटिन कैरी करता है डीएनए प्लस हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। क्लियर है? तो ये प्रोटीन लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन आरएनए और डीएनए में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? बात समझ में? अच्छा, हमारा जो जैसे कि हमारे दादा परदादा, उनका स्ट्रक्चर, हम लोग का जीन्स कैसा है, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? डीएनए के पास, यानी कि वो यहाँ पाया जा रहा है, और यहाँ माने तो क्रोमाटिन में। ये बात ध्यान रखिएगा, डीएनए नहीं पूछ देगा कि हु कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, और डीएनए एग्जाम ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो किसके अंदर पाया जा रहा है? क्रोमाटिन। अब जैसे पूछ देगा कि लीवर फाउंड इन विच एरिया या इन विच बींग्स, तो भाई बॉडी, ह्यूमन बॉडी बोलोगे ना, हमारे अंदर ही आता है ना। क्लियर है? बात समझ में आया? ये चीज चलिए समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको आरएनए का नहीं पता, डीएनए का नहीं पता, उसको बता देते हैं आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, ये चीज। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डीएनए और हाँ जी, चलिए अब आते हैं डीएनए पे। डीएनए पे थोड़ा जान लेते हैं। देखिए डीएनए किसके अंदर था, जल्दी बोलिए। क्रोमाटिन। क्रोमाटिन कैसा होता है आपको पता है? आप देखे हैं? कहाँ देख लीजिए, किसका चीट फाड़ कर दिए, कहाँ देख लिए? फिगर में। देखिए क्रोमाटिन कैसा होगा। क्रोमाटिन ऐसा दिखता है। क्लियर है? यानी कि अच्छा ये क्या है, एक समझ लीजिए कि रस्सी का गुच्छा लगा हुआ है, रस्सी का इतना गुच्छा कर दिए, और इसको आप जब खोलिएगा तो कैसे रस्सी हो जाता है, समझ गए सीधा? तो यही है, ये एकदम माने फंसा हुआ है। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे क्रोमाटिन को हम? ये कैसा आपको दिख रहा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? अच्छा ये क्या हुआ? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन। क्लियर है? अब देखिए, जब भी सेल डिवीजन होता है, आपके किताब में मेंशन किया गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है वो हम डीप में न्यूक्लियस कंप्लीट करने के बाद बताएंगे, अभी बेसिक समझ लीजिए। देखिए भैया, आपको हम शुरू से कहे हैं सबको कि सबका लाइफ एक सिंगल सेल से बना है। कैसे? जब इधर से मेल स्पर्म आया और फीमेल का एग आया, मिल के मदर और फादर में जाके एक सेल बना, इसी को हम लोग जायगोट बोलते हैं। और इसी सेल से फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए और 9 महीना लगा, फिर एक बेबी बन के बाहर निकले। यानी कि हर एक लाइफ किससे स्टार्ट हुआ है? सिंगल सेल। अब जब सिंगल सेल बन गया तो 9 महीना टाइम लगाया, तो हम लोग का हाथ निकला, पैर निकला, है ना, और दांत वात तो जन्म लेने के बाद ही निकला है कि हाँ। तो जो हम सारा लाइफ जो है सिंगल सेल बना, लेकिन सिंगल सेल से तो काम नहीं होता, क्योंकि हाथ पैर सबके लिए फिर बहुत सारा सेल चाहिए। यानी कि एक सेल से तो काम नहीं बनने वाला है, और अगर हम एक ही सेल रह जाते तो हम भी कीड़े मकोड़े या वायरस बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्लियर बात है? तो बहुत सारा यानी कि ये एक सेल से तो हमारा उत्पन्न हुआ, उसके बाद ये अपने आप को काटता है और इस तरीके का 2 और सेल बना लेता है, फिर ये अपने आप को काटेगा, फिर फर्दर 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। हाँ नहीं, ये पूरा जायगोट अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, फिर ये एक नया जो बना, ये जब इसकी तरह बन जाएगा तो काट के बनाएगा। इसी तरीके से पूरे बॉडी पे सेल्स का निर्माण होता है। हमारा पूरे बॉडी में कम से कम 2 से 3 करोड़ सेल से बना हुआ है। ठीक है? उतना सेल डेवलप करना रहता है, और यही प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस का क्या नाम है? इसी को कहते हैं सेल डिवीजन। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे? एक सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, इनकी बेटी समझ लो, 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब इसमें कंडीशन क्या है कि इसका जो जेनेटिक, जो डीएनए होगा, वही इन दोनों का होगा। ऐसा थोड़ी है कि तुमसे मतलब एक ही से, अब जैसे कि हम पाइनएप्पल केक 2 भाग में काटें तो एक स्ट्रॉबेरी निकल गया, एक पाइनएप्पल हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? हम पाइनएप्पल केक काटे तो भैया दोनों पाइनएप्पल केक ही बनेगा ना। क्लियर बात है? तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या होगा? एकदम सेम टू सेम। यानी कि ये सेल डिवीजन होने से पहले इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या फिर राइबो, आर फॉर राइबो, RIBO, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में भी Na का फिक्स है, न्यूक्लिक एसिड, बस डी का क्या हो जाएगा? डीऑक्सी। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी। जिसको याद नहीं रहता है, जिसको पहली बार पता चला वो लिख लें।
ठीक है, ये सब बताया नहीं जाता, ये बहुत ही मतलब ऐसा समझ लो कि तुम अभी इतने बड़े हो गए और तुमसे वही चीज हो गया कि हम पूछे ABCD। मतलब बायो के लिए ये सबको पता रहना चाहिए, ये बेसिक चीज है। और जिनको पहली बार पता चला या अभी तक नहीं पता था तो वो लिख लें कि आइंदा उनको ना पूछना पड़े। ठीक है, ATP और ये ATP चलो मान सकते हैं, बहुत कम लोग जानता है, लेकिन RNA DNA यार ये है, बचपन से फेमस है। DNA टेस्ट होगा, ये होगा, क्राइम पेट्रोल में देखते होगे, इसमें देखते होगे। ठीक है, तो आपको होता जाएगा। कब तक कंटिन्यू? जब तक मर नहीं जाते हो। इवन अभी भी होगा, एक बुढ़े में भी हो रहा है, 60 साल के बुढ़े में भी, 65 साल के बुढ़े में सेल डिवीजन। कैसे? सपोज यहाँ पे मेरा जल गया या कट गया, ये सेल तो खराब हो गया ना, वहां का डैमेज है, ये ठीक तो होगा ना? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? यहां कहीं का इसके आमने सामने का सेल डिवाइड होकर इसको रिपेयर करने में भेजा जा रहा है और वो रिपेयर हो रहा है। अब साइंस को इस तरीके से प्रैक्टिकल से जोड़ के देखोगे ना तो समझ में आएगा कि सेल डिवीजन क्या है। डेफिनेशन के हिसाब से तो हम लिखा के चल जाते सेल डिवीजन और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझ गए। चलो, जब क्रोमाटिन के अंदर क्रोमाटिन ही कैरी करता है DNA, और DNA क्या होता है भाई? DNA क्या कैरी करता है? हेरिडिटरी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, DNA क्या कैरी करता है? अगर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को बोलें कि इनको साइंस में क्या बोलते हैं, तो पहनने वाला जीन्स नहीं, ये वाला जीन्स। ठीक है, ठीक है, यानी कि जीन्स इज द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। हमारे पुरखे जो दादाजी दादी, जो भी उनका इंफॉर्मेशन होगा कि उनके बाल कैसे होंगे, हम लोग का ढांचा कैसा होगा, हम लोग किन बीमारियों से काफ़ी अच्छा लड़ सकते हैं और किन के प्रति खराब है। जैसे सपोज तुम्हारे फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो हो सकता है तुमको भी होगा, वो ट्रेट है, तुम्हारा जीन उसके लिए कमजोर है। क्लियर है? तो वो इंफॉर्मेशन किसके पास है? जीन के पास है। और जीन किसके अंदर पाएगा? DNA, और DNA क्रोमाटिन। अब क्रोमाटिन कैसा दिखता है बता दिए। क्लियर है? अब DNA कैसा दिखता है पता है? यही चीज को 8 बना दिया जाता है और ये हो जाता है आपका DNA।